ट्वेल्थ मैथ्स का जो वेक्टर वाला पार्ट है, इस वेक्टर वाले पार्ट में आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है जो एकक सदिश होता है। एकक सदिश क्या है, उसका यूज क्या होगा, ठीक है। और यदि किसी डायग्राम में मान लो कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में आपको तीन शीर्ष ए बी और सी दी हैं, तो उसके लिए स्थितियों जो सदिश है उसकी स्थितियां दी हुई हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि वो त्रिभुज समबाहु है, विषम बाहु है, समकोण है, या फिर कोई चतुर्भुज दिया हो उसके चार शीर्ष दिए हो। तो हम स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि हम चाहते क्या है। हम ये बताना चाहते हैं कि आपके पास में मान लो कि थ्री डायमेंशन, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसे लिखा जाएगा x y z, ठीक है। तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से यदि हमने मिलाया तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है। और x अक्ष की दिशा को बताने के लिए i का कैप यूज करते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ ऐसे टच करता हूँ तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये y, और उसके डायरेक्शन को यदि बताना है तो j का कैप यूज करते हैं। ये लास्ट ईयर फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये जो z अक्ष है, वास्तव में z अक्ष ऐसा नहीं है जैसा कि डायग्राम में, वो z अक्ष ऐसा है, यानी ऐसा ऐसे निकलते हुए, डायग्राम में ऐसा बता नहीं सकते इसलिए वो नीचे है। तो यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा ना, वो डिस्टेंस कितना है j, और उसको बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं, k कैप। यहाँ पे i के, j के और k, इनका यदि आप परिमाण निकालोगे तो वो परिमाण आएगा 1, यानी ये कहलाते हैं एकक सदिश। एकक सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण कितना हो, एक। तो जब भी x अक्ष को बताना है, x अक्ष की दिशा बताना है, आप बाजू में i कैप लगा दो तो i कैप से पता चलता है कि वो x अक्ष की बात हो रही है। j कैप लगा दोगे मतलब y की, और k कैप लगा दो मतलब z। अब यहाँ पे इस OP को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे OP इज इक्वल टू xi yj और z। ये i j k कैप है। अगर मैं कभी कैप लगाना भूल जाऊं तो ध्यान रखना सभी जगह कैप हमेशा होता है ना। तो ये होता है। अब अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई OP जो है इसका परिमाण ला लो, तो परिमाण लाना बहुत आसान काम है। वर्गमूल के अंदर क्या करना, i का जो गुणांक है उसका वर्ग, j का जो गुणांक है उसका वर्ग और k का जो गुणांक है, यानी यहां आएगा x वर्ग y वर्ग और z का वर्ग, ठीक है। यहां ये ध्यान रखना। देखें तो यहां देख लें कि OP यानी इस OP वेक्टर का यदि आपको क्या निकालना हो, परिमाण निकालना हो, तो बहुत सिंपल है। वर्गमूल के अंदर i j और k के जो गुणांक हैं उनके वर्गों का योग। अब यहां पर यदि आपको OP पे यदि टोपी पहना दें, मालूम हो कि एकक सदिश क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस पे टोपी पहनाए हो ना आपने, पहले उस वेक्टर को लिख लो जैसे का वैसा, यानी ये पूरा आएगा यहां पे जैसे का, और उसी के नीचे उसके परिमाण का क्या देना, भाग देना। तो वही एकक सदिश है। ये जो टोपी पहनाए वो क्या है, एकक सदिश है, यूनिट वेक्टर है ये। OP मतलब xi yj जेड के, और वर्गमूल के अंदर होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। ये एकक सदिश बहुत सिंपल है। जिस सदिश का निकालना उसी के परिमाण का भाग दे दो। एक एग्जांपल करते हैं। मान लो r वेक्टर इज इक्वल टू है 2y 3j 5k। अब आपको निकालना है r की टोपी, तो ये हो गया r का वेक्टर अपन r का परिमाण। r का वेक्टर यानी ये जैसे का वैसा अपन r का परिमाण। i के सामने 2 है, j के सामने 3 है, k के सामने 5 है। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का, 2y 3j 5k, और वर्गमूल के अंदर 2 दूनी
4 3 तिया 9 पचम 25। अब बात समझ आई, इनको जोड़ के लिख दो, कितना आएगा 2y 3j 5k और वर्गमूल के अंदर यहाँ 38। कोई तकलीफ? तो आर कैप ला लिया आपने, तो आर कैप की जरूरत जहां पड़ेगी तो सिंपल सी बात है, उसी वेक्टर में उसके खुद के परिमाण का भाग दे देना, तो आ जाएगा एकक सदिश। अब आप सोचते होंगे सर जब ही आपने यहां पर इसको एकक सदिश कहा है, एक क्यों कहे, तो आओ जरा हम विचार करते हैं। ये आई कैप है, अगर मैं इसका परिमाण निकालूं तो वर्गमूल के अंदर क्या होता था बताओ, आई के गुणांक का वर्ग। तो आई का गुणांक यहां कितना होगा, कुछ नहीं है मतलब, तो ये एक का, अब जे और के है ही नहीं वहां, तो सिंपल गणित से इससे हट जाएगा तो कितना बचा, उसी नियम, इसी नियम से आ रहा है, वो भी जो टोपी पहन रहे हैं ना वो उसी नियम से आ रहा है वो। ये बात क्लियर है पहले। अब बात आती है कि इसमें ये जो परिमाण निकालने का जो यूज है ये कहां होगा। अगर आपको किसी त्रिभुज में दिया हुआ है ए बी सी, तीनों के अलग अलग क्या दिए हुए हैं आपको, सदिश। बोले सिद्ध करो कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजा निकाल लेंगे अपन, और तीनों भुजाओं की लंबाइयां अगर बराबर आ गई तो समबाहु है, दो बराबर आई तो समद्विबाहु है, तीनों अलग अलग आई तो विषमबाहु। और तीनों में कई बार पूछता है कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो ये ध्यान रखना कि जो तीन भुजा आएगी आपको सबसे बड़ी वाली को कर्ण मानना। ठीक, मान लो आपके पास आया 6 8 और 10, तो सबसे बड़ी कौन 10, उसको आप कर्ण मान लो, और बाकी जो दो बची उसको लंब और एक सूत्र लगाओ, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर, इन वैल्यू को पुटअप करो और दोनों पक्ष अगर बराबर आ गए मतलब वो भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती है, और जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा वो त्रिभुज हमेशा होगा समकोण। ठीक है, ये लॉजिक अपने अंदर अपने को रखना पड़ेगा। अब यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है मैं आपको वो बताता हूं, ध्यान सुनना मेरे शब्द को। आपके पास मान लो एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, और ये आपको ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, और इनके स्थिति सदिश अलग अलग दिए रहेंगे, मतलब ऐसे मान, ऐसे वाले मान अलग अलग बिंदु। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, आप क्वेश्चन को ना पहले अच्छे से पढ़ना, और उसमें देखो दो तरीके से बता रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। पहला तरीका, किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं के स्थिति सदिश फलाना 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 है, सिद्ध करोगी समबाहु। अगला तरीका, किसी त्रिभुज के तीन शीर्षों के स्थिति सदिश, शब्दों पे ध्यान दो, वहां क्या बोला था मैंने, भुजाओं के स्थिति सदिश, और अब क्या बोला मैंने, बिंदु के स्थिति सदिश, और उसमें भी समबाहु त्रिभुज लाना है, इसमें भी समबाहु। तो फिर क्या डिफरेंस हुआ, अगर आपको उसने भुजाओं के स्थिति सदिश दिया है तो डायरेक्ट उनका परिमाण निकाल लो, यानी एक ए बी भुजा का, एक बी सी का, और एक, तीनों भुजाओं के स्थिति सदिश आपको दिए हैं, तीनों का डायरेक्ट परिमाण निकाल लो, और तीनों बराबर मतलब समबाहु। लेकिन अब ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कहा है शीर्षों के स्थिति सदिश, तो क्या भुजाओं का दिया हुआ है, क्या नहीं दिया। तो अगर शीर्षों का दिया है ए बी और सी का, तो उन शीर्षों, दो शीर्षों के बीच में एक भुजा होती है, दो शीर्षों के बीच में एक, तो पहले इन दोनों शीर्षों की सहायता से इस भुजा का स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा, जिसको आप विस्थापन सदिश कहते हो। अब उस बात को मैं करके बता रहा हूं जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात समझ लेना। अगर क्वेश्चन में कहा है कि भुजा का दिया है तो आपको ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं हुआ, भुजा का दिया तो तीनों का क्या निकाल लेना, परिमाण। लेकिन शीर्ष बोला है तो शीर्षों से बनाना पड़ेगा पहले भुजा, और फिर निकालना पड़ेगा उसका परिमाण। ठीक है, तो हम ऐसा एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, और क्वेश्चन को पूरा जब करेंगे तो मेरी बात आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्रश्न ये है, सिद्ध करना है कि सदिशों ये और ये से बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है।
अब बात आती है कि इस क्वेश्चन को यदि हम पढ़ें तो ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं दिया है कि ये जो पॉइंट दिए हैं वो शीर्षों के लिए है या फिर भुजा के लिए। ना भुजा शब्द आया ना ही, तो चूंकि शीर्ष नहीं दिया तो हम क्या मान के चलें, भुजा। लेकिन मान के चलना अलग बात है, और जब बड़े कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देगा तो आपको स्पष्ट देता है कि भुजा है या शीर्ष। ठीक है, अभी मैं भुजा मान के सॉल्व कर रहा हूं। तो हम ये लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज कैसा होगा, क्या सिद्ध करना है अपने को, हम नहीं जानते हैं कि नहीं, पर कैसे करना वो देखें। ये डायग्राम रफली मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ऐसा ही बनेगा, कोई जरूरी नहीं। इनमें से एक त्रिभुज ABC की कल्पना करना है और 3 भुजाएं हैं AB BC CA, AB BC और C, और सदिश भी 3 दिए हैं, तो एक को AB का नाम दे दें, एक को BC का नाम दे दें और एक को CA का नाम में हम दे दें कि AB इज इक्वल टू ये वाला दे दें 3i माइनस 2j प्लस की, BC हो जाए एक तो क्या होगा i माइनस 3j 5k, और एक हो गया CA और वो क्या होगा 2i माइनस j माइनस 1। केवल हमने भुजा माना है, एक को AB एक को BC एक को CA। आप PQRS भी मान सकते थे। अब हमको देखना है कि ये कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, तो भुजाओं की लंबाई पता चल जाए तो हम वेक्टर से हट करके सीधे सिंपल मैथमेटिक्स में आ जाएंगे हम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, AB का परिमाण कितना आएगा बताओ वर्गमूल के अंदर, ये 3 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग 1 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 धन 1, तो बराबर वर्गमूल के अंदर 14 AB का मान होगा। ऐसे ही आप लेके आओ किसका, BC, तो देखो B कितना है यहाँ 1 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग। कोई प्रॉब्लम है, 3 तिया 9 पचम 25 और ये आ गया 35। इसी प्रकार से क्या लेके आएंगे हम CA, तो यहां देखें 2 का वर्ग 1 का वर्ग धन ऋण 4 का, तो वर्गमूल के अंदर 2 दूनी 4 1 धन 16, तो ये हो जाएगा, आ गया। अब अपने पास एक भुजा करणी 14 आई है, एक करणी 35 आई है और करणी 21 आई है। इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 35 है, यानी कौन है BC। तो लिखेंगे प्राप्त भुजाओं में बड़ी भुजा कितना है, करणी 35 है। जो प्राप्त भुजा है वो क्या करणी, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, कर्ण बराबर करणी 35। अब जो 2 बची है रूट 21 और रूट, एक को लंब मानेंगे और एक को अन्य 2 भुजा। अब यहां पर लगाएंगे हम कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का। तो कर्ण कितना आ गया, करणी के अंदर 35 उसका वर्ग। अगर अब लंब इसको मानेंगे तो आधार इसको मानना, और लंब इसको मानोगे तो आधार। तो ये हुआ करणी 14 का वर्ग धन करणी 21 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल तो ये 35, इससे ये कैंसिल तो 14 और इससे ये कैंसिल तो 21। तो 35 बराबर क्या आ गया, मतलब प्राप्त भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं, और जो भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं 100% उनसे बनने वाला जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। यहां लिखेंगे